बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में हम आपको खुश आमदेद कहते हैं और रवां हफ्ते की बैनुल-अक़वामी अहम तरीन डेवलपमेंट यह है कि रजब तैयब एर्दोगान तुर्की के तीसरी मुद्दत के लिए सदर मुंतखब हो गए और उन्हें अपने ओहदे का हलफ भी उठा लिया है। हलफ बर्दारी की तकरीब में पाकिस्तान ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ख़ास तौर पर अनकरा तशरीफ़ ले गए, जहाँ पर उन्होंने रजब तैयब एर्दोगान की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। रजब तैयब एर्दोगान इस तीसरी मुद्दत के दौरान उनकी क्या पॉलिसीज़ होंगी, इस्लामी दुनिया के अंदर तुर्की का क्या रोल होगा, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान किन शोबों में ताउन को बढ़ाया जा सकता है, यूक्रेन की वॉर के ऊपर तुर्की का क्या रोल होगा, क्या टर्की इसके ऊपर अपनी गैर जानिबदारी को बरकरार रख सकेगा, और इस्लामी दुनिया में जो इस वक्त एक अहम इशू का शिकार है वो इस्लामोफोबिया, यानी मगरब की जानिब से इस्लाम के ख़िलाफ़ बढ़ती हुई एक कंपेन मुहिम, उसके ऊपर तुर्की का इंतहाई जुर्रतमंदाना किरदार है, जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ है। इसके ऊपर तुर्की क्या लाहेअमल आइंदा अख्तियार करेगा कि इस इस्लामोफोबिया को ख़त्म किया जा सके। इन तमाम अमूर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और तज्ज़िया देने के लिए मौजूद हैं इस्तंबुल से ख़ास तौर पर हमें ज्वाइन किया डॉक्टर कमर अब्बास चीमा ने, अनकरा से हमें ज्वाइन किया सीनियर साफ़ी और तज्ज़िया कार शफ़ीक अहमद ने, और इस्तंबुल से ही हमें ज्वाइन किया सीनियर पाकिस्तानी सहाफ़ी अब्दुल रहीम ने। तो स्टार्ट करेंगे शफीक अहमद साहब, कैसे देख रहे हैं इस वक्त? पहले तो हमें कुछ माहौल बताइए कि कैसा माहौल है तुर्की के अंदर, अगरचे कि 99% प्लस उनकी जो विक्ट्री थी इन सदारती इंतखाबात के अंदर, और अब उन्होंने हलफ भी उठा लिया, तो क्या देख रहे हैं अवाम के अंदर, क्या जोशो खरोश है? देखिए, अवाम यहाँ पर डेफिनेटली उनको वोट मिला है, और मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं कि उनको जो वोट मिला है वो 52.18% से वो जीते हैं। मार्जिन जो अपोजिशन के मुकाबले में कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी वो जीते हैं, और ये एक्सपेक्टेड था रन ऑफ इलेक्शन में। यहाँ पर जो जनरल एटमॉस्फेयर होता है तुर्की में इलेक्शन का, वो पाकिस्तान से यकसर मुख्तलिफ होता है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इलेक्शन में लोग जो पोलिंग में जाते हैं, लगता है जैसे फन फेयर हो रहा है, मेला हो रहा है, लोग बच्चों प्राम में बिठा के जा रहे हैं, बूढ़े लोग भी जा रहे हैं। तो यहाँ पर वो जो जोशो खरोश, जो पाकिस्तान का जोशो खरोश डिफरेंट है, यहाँ का डिफरेंट है। यहाँ पे लोग इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते, लेकिन डेफिनेटली पीपल आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। उनका जो ऑप्टिमिज्म है वो जो डोआन साहब जो इलेक्शन जीते हैं, जो मेरी जाती राय है, वो इस्लामिक भाईचारे की बुनियाद पे जीते हैं, ब्रदरहुड, ताकि हमने तुर्की ने इस्लामिक मुल्क को इकट्ठा करना है, रास्तों को इकट्ठा करना है। जिस तरह आपने स्टार्ट में कहा कि चीजें बदल गई हैं मिडल ईस्ट के अंदर, कि जी सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात बेहतर हो गए, सऊदी अरब ने यमन में जो है अपना जंग बंदी के भी असरात हैं जो वो भी हो गए हैं, और एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स, एक दूसरे के कैदी भी वापस कर दिए हैं। और जो बहुत बड़ी खबर तुर्की के हवाले से है, ये इलेक्शन के जीतने के बाद, वो ये है कि सऊदी अरामको निगोशिएट कर रहा है तुर्की एंटरप्रेन्योर के साथ, मुख्तलिफ इदारों के साथ, कोई $50 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी डील होगी डोआन साहब के जीतने के लिए, ये बहुत बड़ी डील होगी। तो ये इसका जो इम्पैक्ट है पॉजिटिव, वो इस्लामी दुनिया पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो वेस्ट है वो इतना खुश नहीं है एर्दोगान साहब के इलेक्शन के जीतने के ऊपर। तो जनरल जो एटमॉस्फेयर है, अनकरा में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, ऑनेस्टली स्पीकिंग बारिश सारा दिन वो होती रही है, और मौसम ठंडा भी है। तो आपको जो रास्तों में वो जोशो खरोश नजर नहीं आएगा, सिर्फ ऑफिशियल बिल्डिंग्स में जहाँ पे एर्दोगान साहब ने वो हल्फ उठाया, वहाँ पे आपको लोग नजर आते हैं। अहमद कबीर गए हैं, जहाँ पे मुस्तफा कमाल अतातुर्क का जो मज़ार है वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे जो ऑफिशियल जो एक्टिविटी थी वो थी। लेकिन आज सारा दिन बारिश का मसला है, लिहाजा आपको जो जोशो खरोश सड़कों वाली बात है वो यकीनन नहीं है। जी, डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप फॉरेन पॉलिसी के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। जो तुर्की का रोल था बहुत अहम था, और आपने देखा कि उसने मिस्र में अख़वानुल मुस्लिमीन की हिमायत की, और उस हिमायत की वजह से उसके ताल्लुकात बाकी खलीजी रियासतों के साथ, सऊदी अरब के साथ, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ और दीगर खलीजी रियासतों के साथ बड़े मुतासर हुए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो उसने एक बहुत पावरफुल रोल अदा किया
आज़रबाईजान के अंदर, उसमें यकीनी तौर पे पाकिस्तान का भी रोल था आज़रबाईजान की जंग में जितवाने में। तो अब ये जो ख़ित्ते में जो असर व रसूख है रजब तैयब उर्दगान का, ख़ास तौर पे उन्होंने अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी बहुत आज़ादाना तरीके से जारी रखी, और जैसे कि शफीक साहब ने कहा कि मगरब को अब खुशी नहीं हुई, तो आप क्या देखते हैं अगली टर्म में वो अपनी आज़ादाना खारजा पॉलिसी और ख़ित्ते में जिन ममालिक में उन्होंने जाके इंटरवीन किया, इसी तरीके से इंटरवेंशंस जारी रख सकेंगे? मतीन साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी भी बहुत हद तक उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है आजादाना है, वो उनको अगर आप देखें कि ये देयर आर लेसन्स टू लर्न फ्रॉम रजब तैयब उर्दगान। उसकी जी, वजह ये है कि पिछले 20 साल 22-23 साल से जिस तरह वो लीडरशिप का रोल अदा कर रहे हैं, पहले अमेजिंग, पार्लियामेंट्री बिल्कुल। सिस्टम था। जी, पहले पार्लियामेंट्री रोल था, 2 दफा वहां वजीर आजम बने, फिर सदर बने 2014 के बाद, मुल्क की जो डायरेक्शन जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम लेके आए, और एक होता है इनकम्बेंसी फैक्टर जिसको हम देखते हैं, वो भी उसको उन्होंने मेंटेन किया। तो आप अगर देखें कि तैयब उर्दगान ने जो जो जिस तरह इक्विलिब्रियम मुल्क के अंदर रखा और टर्की को एक पिवटल रोल दिया, गो के इस वक्त जिस तरह आपने बात की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, आप सारे का सारा इंटरनेशनल प्रेस उठा के देखें तो कहा जा रहा है जी कि टर्की इलिबरल डेमोक्रेसी है जी, टर्की पुटिन स्टाइल ऑटोक्रेसी बन चुका है। टर्की के हवाले से ये जो बातें की जा रही हैं कि टर्की जो है वो सारे का सारा यूरोप नाराज है, उसकी वजह ये है कि टर्की रशिया को से S-400 ले रहा है, तो अमेरिका ये जानते हुए कि जो टर्की है वो नेटो का नेटो का मेंबर एलाई है, भी है। वो इसके ऊपर हाँ जी वो काटसा एक्ट लगा देते हैं, जिसे वो कहते हैं ना काउंटरिंग एडवर्सरीज को अपने जो अलाइज को रोकना, ताकि वो एडवर्सरी से वेपन ना ले सके। ये चीज इंडिया के ऊपर अमेरिकन कांग्रेस ने नहीं अप्लाई की, जो टर्की के ऊपर अप्लाई की अगर ये S-400 लेगा। इसी तरह अगर आप देखें तो सऊदी अरब से ताल्लुकात इन्होंने बेहतर किए हैं, गो के बीच में हालात खराब थे। सो टर्की प्राइमरली अगर आप देखें तो टर्की ने जो पहले घर को स्टेबल किया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए, अपनी लीडरशिप सलाहियत मनवाई, पार्लियामेंट्री सिस्टम से प्रेसिडेंशियल भी कन्वर्ट किया, तो लोगों का ट्रस्ट था, ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैटर करती हैं। वो उन्होंने जीत लिया, तो उसके साथ साथ फिर उन्होंने खित्ते में असर्ट करना भी शुरू कर दिया। अब आप देखें कि टर्की तकरीबन $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, अगले 2028 तक वो कह रहे हैं हम $1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे, जो कि बड़े स्टैटिस्टिक्स हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि एट होम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड देन एट द सेम टाइम उनकी जो रिलीजियस क्रेडेंशियल्स हैं, फिर टर्की का नाम चेंज कर दिया उन्होंने, ये तुर्किया, सारी चीजें जो हैं बिल्कुल, हाँ। जी उन्होंने फिर जिसे वो कहते हैं ना अपनी आवाम को अपनी जड़ों से जोड़ा, रूट से, वाह, हिस्ट्री से, कल्चर से जोड़ा, और इन इन वैल्यूज को लेके वो खित्ते में भी गए और यूरोप में भी गए, मुस्लिम वर्ल्ड में भी जाने की कोशिश की। गो के उनको दाइश जैसे दहशतगर्द जमातें उनके मसले हैं, आपने इंट्रोडक्शन में भी जिक्र किया इन चीजों का, कुर्दिस्तान के जो मसले वो हैं मौजूद हैं। लेकिन मुझे लग ये रहा है कि रजब तैयब उर्दगान की ये जो पावर है ये मजीद इंक्रीज होगी, और इससे लेसन ये लर्न करने का है कि पहले अपनी लीडरशिप मनवाएं, अपने घर में अपने आप को मनवाएं, स्टेबिलिटी का रोल दें, गुड गवर्नेंस क्रिएट करें, रिफॉर्म्स करें, इंस्टीट्यूशंस को बेहतर करें, नेशनल कोहेजन लेके आए, फिर उसके बाद आप इकोनॉमी और बाकी चीजें बेहतर होती है, तो फिर आप खित्ते की तरफ भी जाते हैं। और फिर अगर फॉर एग्जांपल देखें ना, नेटो में उन्होंने मुश्किल डाल दी स्वीडन के लिए और ममालिक के लिए जी, के लिए वो जी मेंबर नहीं बन सकते उसका, नेटो का, अनटिल एंड अनलेस वो जो टर्किश ओरिजिन के लोग बैठे हुए यूरोप में, जिनको टर्की जो है वो दहशतगर्द कहता है, सो इवन के नेटो के अंदर मुश्किलात पैदा कर दी उन्होंने। दैट इज बिकॉज उनका घर स्ट्रांग था, इकोनॉमी वेरी इतनी गुड। ज्यादा स्टेबल नहीं है, इन्फ्लेशन यहाँ पे 40% से ज्यादा है, ये 83% से इन्फ्लेशन इन्होंने कम की है। सो घर में स्टेबिलिटी करके, इन रिफॉर्म्स करके, अपनी लीडरशिप मनवा के, तो खित्ते में फिर उन्होंने चीजों की, और अमेरिका को भी नाराज किया जहां करना पड़ा, इंडिया को नाराज किया जहां करना पड़ा पाकिस्तान की खातर, और फॉर द कॉज ऑफ कश्मीर एंड पैलेस्टाइन। सो ये बताता यह है कि पहले घर में जब फैक्टर आप बड़ा चीजें ठीक अहम नुकता, करेंगे, बिल्कुल। तो जो बाकी चीजें ऑटोमेटिक स्लोली स्लोली जो है वो ममालिक को अचीव हो जाती हैं, एंड टर्की इज द केस इन दैट पॉइंट। अब्दुल शुक्र रहीम साहब, बड़ा अहम नुकता है आपके दोनों पाकिस्तान और तुर्की के सियासी हालात, इनकी खारजा पॉलिसीज़ पे बड़ी अहम नज़र है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ख़ास तौर पर तुर्की तशरीफ़ ले गए और रजब तैयब उर्दगान की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की।
क्या लेसन लर्न कर सकता है पाकिस्तान इस वक्त टर्की से, जिनकी तरफ डॉक्टर चीमा साहब ने इशारा किया? बड़ी गहरी इस्लाहात लाए, मीशत को स्टेबलाइज किया, काउंटरिंग टेररिज्म किया, लेकिन आउट ऑफ दीज ऑल थिंग्स सियासी और माशी इस्तेहकाम लाए और एक मजबूत दिफाई कुव्वत बना तुर्की। तो आज वो आलम इस्लाम में, आलमी दुनिया में बड़ी मजबूती और बड़ी बहादुरी के साथ अपना मौक़िफ़ पेश कर सकता है। आप ये बताइए कि पाकिस्तान तुर्की के दरीना ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के लिए क्या लेसन्स हैं? शुक्रिया मतीन साहब। पाकिस्तान के लिए तो बहुत से लेसन हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पूरी हिस्ट्री है उस चीज़ की गवाह है कि हम लेसन्स लर्न करने में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। लेकिन मैं एक बात यहाँ ज़रूर कहूँगा कि सबसे पहले हमने बहुत सारी गुफ्तगू की, उसमें जो एक अहम पहलू है वो ये है कि यहाँ पर भी कोशिश की गई थी एक मुख्तदर इनका जो इदारा है उसकी तरफ से या उसके कुछ लोगों की तरफ से 15 जुलाई को और 2016 बिल्कुल जी, बड़ा एक क्लियर मैसेज गया था यहाँ से। लोगों ने बाहर निकल के उस गैर आईनी इक़दाम का रास्ता रोका और उसके बाद कंटिन्यूटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और अब अर्दवान की जो हम सक्सेस की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है टर्की को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली, तो उसमें आप देखिए कि उनको 25 ईयर्स लग गए और वो भी उनकी जो टर्म को मिला के। तो बात ये है कि आप उसको भी तो देखें ना। दूसरी तरफ हमारे यहाँ क्या हो रहा है, एक को कान से पकड़ के लाया जा रहा है, दूसरे को निकाला जा रहा है। आई डोंट वांट टू डिस्कस बिकॉज़ आई अंडरस्टैंड कि क्या किसी भी सिचुएशन है, वो कैरेक्टर का मुश्किल हो नाम जाता लेने है। की जरूरत नहीं, बिल्कुल किसी का जी भी जी, नाम मैं सिर्फ उसमें सिर्फ एक बात करूंगा, जो अगर हम उसको जनरली करें, जनरली देखिए बिल्कुल एक बड़ी मशहूर किताब है कि व्हाई नेशंस फेल। बड़ी बड़ी अहम किताब है, बिल्कुल जी, उसके अंदर उन्होंने उसकी पहले सफे पे मेरे ख्याल से बात सारी खत्म कर दी कि एक ही जगह पे मेक्सिको की बॉर्डर पे और एक ही टाउन जो है वो मेक्सिको के अंदर है और उसका कुछ हिस्सा अमेरिका में, अमेरिका वाला है, उसकी जिंदगियां कहाँ लोगों की बेहतर हैं, दूसरे की नहीं है। वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि जो भी फाउंडेशन होती है किसी भी स्टेट की, उसके एतबार से अगर आप चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो कंटिन्यूटी का जो फैक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो अगर दिया जाए, पाकिस्तान को भी मौका दिया जाए। जैसे अभी जो मौजूदा हुक्मरान है, जैसे भी हैं, जो भी कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू सेट द इकोनॉमी। अब वो अगर कल सेट कर लेंगे, फिर किसी और को ला के बिठा दिया जाता है, इस तरह की कोई चीज की जाती है तो मुश्किलात पैदा हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा लेसन है हमारे लिए लर्न करने का कि हमें लोग क्या कहते हैं, जैसे टर्किश जो डेमोक्रेसी है उस पर बहुत सी उंगलियां उठाई जाती हैं बैरून मुल्क बैठ के। मैं भी शायद या मेरे जो साथी ये भी समझते कि ऐसा कुछ है, लेकिन जब आप अंदर आके पता चलता है आपको बैठ के कि भाई उनको लोगों ने इलेक्ट किया, यहाँ के लोग चाहते थे और उनका पॉलिटिकल प्रोसेस इतना, इलेक्टोरल प्रोसेस इतना शफाफ है कि अर्दवान साहब के जो बदतरीन मुखालिफ है वो भी उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। आपके मुबस्सरीन यहाँ आए हुए थे, यूरोपीय यूनियन के ऑब्जर्वर, आई मीन सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने इलेक्शन की जो ऑथेंटिसिटी है उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई। लेकिन दूसरी तरफ आप देखो इतनी क्विकली सारे वो रिजल्ट्स आते हैं। और ये भी हमारे लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको भी शफाफ होना चाहिए। उसमें आपको पता है बात दफा बलूचिस्तान के कुछ हल्कों में 5000 वोट होते हैं, उसका रिजल्ट 3 दिन नहीं आता। तो क्या मतलब हम कह सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं, बिल्कुल बुनियाद के ऊपर अगर हम रहें तो वो कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी, यहाँ पर हम लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे तुर्की का इस्लामी दुनिया में क्या किरदार रहेगा और इस्लामोफोबिया के हवाले से जो उसने जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया, क्या उस पर वो बरकरार अपने मौक़िफ़ को बरकरार रख सकेगा। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद और हम बात कर रहे हैं तुर्की के अंदर होने वाले सदारती इंतखाबात। रजब तैयब एर्दोगान ना सिर्फ जीते बल्कि अब वो अपनी तीसरी मुद्दत के लिए हरफ भी उठा चुके हैं। शफीक साहब, आपने देखा कि इस्लामोफोबिया जो ज़ाहिर बात है एक मगरब का बेबी है, बढ़ती हुई नफ़रत इस्लाम के ख़िलाफ़ मगरब से, उसके ऊपर बड़ा जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ तुर्की ने इख्तियार किया, चाहे वो स्वीडन में हो ऐसे वाक़यात कुरान की बेहुरमती के, और फिर उसके बाद नीदरलैंड्स में हुए, फिर उसके बाद डेनमार्क में हुए।
तो तुर्की ने अपने ताल्लुकात बिगाड़ दिए, लेकिन इस्लामोफोबिया के ऊपर और कुरान की हुर्मत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुर्मत है उसके ऊपर कोई आंच नहीं आने दी। तो आपने पहले भी ये डिस्कशन की कि स्वीडन के साथ उनके ताल्लुकात इस वक्त बड़े कशीदा हैं, ईयू उन्हें अच्छी नज़र से नहीं देख रहा। तो इस टर्म में वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में इस्लामोफोबिया का एलिमेंट कैसे आगे लेके चलेंगे? देखिए, मैं दो बातें करना चाहूंगा। एक तो शकूर साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा जो उन्होंने बात की है। इलेक्शन से पहले तमाम मगरबी मीडिया उर्दवान साहब के मुखालफत कर रहा था और ये कह रहा था कि उर्दवान साहब का आखिरी हाँ जी, इलेक्शन से पहले। और यकीन जाने जितने भी सर्वेज हुए तो उसमें पता चल रहा था कि उर्दवान साहब पीछे हैं। लेकिन जब मगरिब की इतनी ज्यादा मुखालफत शुरू हो गई तो तुर्क जहन में रखें कि तुर्क एक कौम है, इधर बहुत से मुख्तलिफ नस्ल से लोग रहते हैं लेकिन वो अपने आप को तुर्क कौम समझते हैं। ये बेसिकली तुर्क नेशनलिज्म है कि उसने यूरोप को पिछाड़ा है। ये इलेक्शन जो था ये आप समझे कि ये वेस्ट के खिलाफ एक वोट था, एक रेफरेंडम था। बिल्कुल वेस्ट वाले जो है ये रेफरेंडम था कि वेस्ट वाले अपने पास रहे, हम तुर्क एज अ कौम है और हम उर्दवान सबको जिताएंगे। रही बात यहाँ इस्लामोफोबिया की, तो चूंकि मैं काम करता हूँ उनके साथ तो हमें पता है कि अनादोली एजेंसी का कितना बड़ा रोल है। अनादोली एजेंसी जो है ये जो उनकी स्टेट रन एजेंसी है, ये 13 लैंग्वेजेस में सर्विसेज देती है और उसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो सर्विस है वो अरबिक लैंग्वेज में है। इंग्लिश में कंपैरेटिवली वो कमजोर है, लेकिन प्लान हो रहा है कि इसको बढ़ाएंगे। जो मेन एजेंडा है वो इस्लामोफोबिया को बिल्कुल खत्म करने का प्लान है। इन्होंने एक बहुत बड़ा एक और प्रोजेक्ट भी इनिशिएट किया था, अनफॉर्चुनेटली वो रुक गया कई वजूहात पे। वो था तुर्की और मलेशिया और पाकिस्तान के साथ कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ हम काम करेंगे। ये जो एक गलत नैरेटिव दिया जा रहा है इस्लाम के खिलाफ, वो एक खास नैरेटिव है जो फंडेड नैरेटिव है। और इसमें पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम भी बड़े पेश थे उस वक्त के। बिल्कुल पेश थे, बिल्कुल। मैं अब मसला ये है कि जो इस्लामोफोबिया है इसको फंड किया जाता है, इसके नाम पे पैसे इकट्ठे किए जाते हैं और उसको प्रमोट किया जाता है। उसके बिल्कुल ऐसा ही है। तो उर्दवान साहब को जो जीतना है वो इंशाल्लाह जो मैं समझता हूँ कि वो इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक डेफिनेटली वो प्लेटफॉर्म, एक मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी है और उनकी अपनी जो स्पीचेस हैं वो बिल्कुल अपना रोल प्ले कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। लेकिन जो अब मैं समझता हूँ जो बदलती सूरत हाल है इंटरनेशनली, स्पेशली कि जब मिडल ईस्ट में कामनेस आ रही है और चीजें बदल रही हैं, तो उसमें उर्दवान साहब का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं एक रेफरेंस देता चलूं, चंद दिन पहले रशियन जो इंटेलिजेंस है उनके चीफ ने एक बयान दिया कि अमेरिका जो है वो इस वक्त दाइश को मुस्तहकम कर रहा है और उसको ट्रेन कर रहा है अपने बेसिस में। और उनका जो बेस है वो सीरिया के अंदर, वो उस बॉर्डर पे है जो ईरान के करीब है और इराक के करीब है। और इसे इल्जाम लगाया कि जी वो प्लानिंग कर रहा है कि वो दाइश को इस्तेमाल करे इस मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन जो बेहतर हो रही है उसके अगेंस्ट और रशिया के खिलाफ। लिहाजा जहां पर ये सिचुएशन हो तो उसमें जो पॉलिसी की कंटिन्यूटी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं समझता हूँ कि जो रोल होगा उर्दवान साहब का वो इस्लाम की जो ममालिक है, इस्लामी ममालिक, उनको मजबूत करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होगा। और मैं एक चीज और भी बताता चलूँ वो जो इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है कि जो पहला दौरा होगा ये तीसरी टर्म के बाद वो शायद उर्दवान साहब का मिडल ईस्ट की तरफ दौरा हो और सऊदी अरब की तरफ दौरा होगा, जो एक और मैसेज होगा वेस्ट की तरफ कि हम इस्लामी ममालिक हैं वो और मजबूत से मजबूत तर होते जाएंगे। जी डॉक्टर चीमा साहब, आप कैसे देखते हैं तुर्की का जो इस वक्त मौक़िफ़ है, रोल है यूक्रेन की वॉर के ऊपर, वो एक तरह से गैर जानबदाराना नज़र आ रहा है। चूँकि तुर्की रूस को नाराज़ नहीं करना चाहता, चीन को नाराज़ नहीं करना चाहता। तुर्की इस वक्त चीन और रूस के ब्लॉक में है। तो ऐसी सूरत हाल में वेस्ट के साथ नेटो का मेंबर भी रहे और मगरब के साथ उसके ताल्लुकात भी अच्छे हों, ये तवाज़ुन कैसे बरकरार रहेगा? देखिए, ये तवाज़ुन जो बरकरार रखना है ये कोई ज़ाहिर बात है नॉर्मल चीज़ तो नहीं है। लेकिन देखें, बातें तो ये भी चल रही है कि जो टर्की की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है
वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो टर्की है वो शायद यूक्रेन को ड्रोन्स भी सप्लाई कर रहा जी। है, उधर से वो रशिया से वेपन्स ले रहा है। सो आप इमेजिन कर लें कि टर्की ने अपने आप को किस तरह एक बैलेंस पोजीशन में रखा हुआ है, अपने इंटरेस्ट को वॉच करते हैं। इसको हम अपनी फॉरेन पॉलिसी की लैंग्वेज में कहेंगे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करना। तो आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी तभी मेंटेन करते हैं जब आपके आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज काफी हो, एट होम आपकी स्टेबिलिटी हो, लोग आप पे ट्रस्ट करते हो, तो तभी जाके। और मजे की बात यह है ना कि रशिया को भी नाराज नहीं किया। रशिया को भी इस चीज का पता है कि टर्की नेटो ब्लॉक में है, लेकिन अमेरिका इस चीज को समझता है कि टर्की ही वो मुल्क है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कल को रशिया और जो यूक्रेन की टॉक्स के हवाले से, इससे पहले आपको याद होगा जब अमेरिकन विड्रॉ कर रहे थे तो अमेरिकन ने इस्तांबुल को ही नॉमिनेट किया था कि ये जो फ्यूचर टॉक्स हैं तालिबान के साथ और जो अफगानिस्तान का मुस्तकबिल है उस हवाले से इस्तांबुल एक प्रोसेस शुरू करने की बात की थी, लेकिन वो आगे नहीं चढ़ सका। तो टर्की की अहमियत बहुत ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ ये सारे रशिया जी। यूक्रेन की वॉर के हवाले से। लेकिन जिससे मैंने कहा ना, वो अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को वैल्यू देता है टर्की, और उसी पे वो काम कर रहा है। लेकिन जितनी वहां पे फाइनेंशियल मामला खराब है, यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इश्यूज तो हैं। जिस तरह इन्होंने पहले जिक्र किया कि ये जो टर्किश नेशनलिज्म है, इसने ये इलेक्शन जीता है, तो ये फैक्टर अभी मौजूद है। लेकिन मौजूद है। जी। आइंदा आने वाले में आप दिनों में आप जी आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि अमेरिका जो है वो टर्की से जरूर सपोर्ट लेगा फॉर रिजॉल्विंग और फॉर हैविंग इट्स रोल, ताकि रशिया और यूक्रेन के जो मामला हैं इसमें, क्योंकि आपको पता है ये बिल्कुल ब्लैक सी पे बैठे हुए हैं और बिल्कुल। यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो ऑलरेडी हुए हैं। तो टर्की की वैल्यू जो है वो इस हवाले से काफी ज्यादा है, लेकिन टर्की ने अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी मेंटेन किया। अब्दुल शुक्र रहीम साहब, वक्त बहुत कम है इस वक्फे इस सेगमेंट का। आपसे पूछना ये है कि चीन ने एक रोल अदा किया और ईरान और सऊदी अरब को इकट्ठा बैठा दिया। पहले हम देखते थे कि तुर्की की भी डिप्लोमेसी बड़ी मौसर होती थी। सवाल आपसे ये कि क्या देखते हैं कि जो इस्लामी दुनिया में इस वक्त खिलफशार है, जो इंतशार है, जो मसाइल हैं, क्या तुर्की जो है इसको हल करने में कुछ अपना किरदार अदा कर सकेगा? और ईरान सऊदीया स्पेशली मुसाइलत के बाद अब तुर्की का क्या रोल होगा, क्या ताल्लुकात होंगे सऊदी अरब के साथ? इंतहाई मुख्तसर। यही है कि आप देखिए उनकी तो जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसकी वजह से उनका रोल मुसल्लमा, और जो सबसे पहले कांग्रेचुलेटरी मैसेजेस इनको आए हैं वो भी अजरबैजान की तरफ से आए और सेंट्रल एशियन कंट्रीज की तरफ से आए और बड़े लीबिया गहरे की तरफ से आए। ताल्लुकात हैं। लीबिया बिल्कुल जी, लीबिया के साथ इनको पता आपका इनके बड़े जबरदस्त, और इन्होंने वो काउंटर करने के लिए वहाँ पे जो दीगर इनकी होस्टाइल कंट्रीज थी जैसे इजराइल है या सीरिया के साथ भी अब दूसरे रिप्रोचमेंट इनकी चल रही है। लेकिन कहने का ये मकसद ये है मुख्तसरन के बहुत इंपॉर्टेंट रोल, और जो था सऊदीया के साथ मामला वो भी काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है। सऊदीया इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, उन्होंने फ़ोन पर बात भी की मोहम्मद बिन सलमान ने जो वली अहद हैं अर्दवान साहब के साथ। और आइंदा आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे इस दफ़ा जो इनकी शुरुआत है, जो इनके 5 साल अगले उसके अंदर हमें काफ़ी सारी आप कह लें कि खत्े के एतबार से तुर्की का रोल तो बहरहाल कोई माइनस कर ही नहीं सकता, लेकिन हमें वो बड़ा आगे जाता हुआ नजर आता है। जी। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात और मसले कश्मीर का क्या मुस्तकबिल होगा। क्या तुर्की भी इस तरफ अपना कोई असर और रसूख इस्तेमाल कर सकेगा? हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। शफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शफीक साहब, आप क्या देखते हैं? हमेशा से पाकिस्तान ने जो तुर्क जमहूरिया कब्रस है उसके ऊपर तुर्किया के मौक़िफ़ की हिमायत की, और इन रिटर्न तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान के एक मसले कश्मीर के ऊपर मौक़िफ़ की हिमायत की। हम देख रहे हैं जनूबी एशिया में जो भारत का असर और रसूख है वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, चूँकि अमरीका की सरपरस्ती है। तो आप क्या समझते हैं, तुर्किया का जो मौक़िफ़ होगा मसले कश्मीर के ऊपर, वो महज वही ज़बानी कलामी, या वो आगे बढ़ के कोई प्रैक्टिकल स्टेप भी ले सकता है? क्या भारत तुर्किया की कोई बात सुनेगा?
देखिए, तुर्की बहुत इम्पोर्टेंट मुल्क है। वो हमेशा से ही मसले कश्मीर पे पाकिस्तान की हिमायत सिर्फ नहीं की, बल्कि वो खुद समझता है कि मसला जो है ये बड़ा जेन्युइन है मुसलमानों का। जी। तो मेरा जाती जो ख्याल है कि अर्दोआन साहब इस मसले को उठाएंगे, इसको शायद आगे भी लेके जाएं, लेकिन अकेले अर्दोआन साहब का ये मसला नहीं, ये OIC को फाल करना पड़ेगा। जो मैं समझता हूँ कि आइंदा जो आने वाला टाइम है उसमें OIC का जो है जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जो उसको आगे रिवाइव करना और उसे मजबूत करना है। बिल्कुल, उसे रिवाइव करना और मजबूत करना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल जी। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप कैसे देखते हैं? आपसे चूंकि डिफेंस के ऊपर भी आपकी गहरी नज़र है, पाकिस्तान की तीनों फोर्सेस तुर्की के साथ बड़े उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन ये तो दिफाई तावन अपनी जगह पे, लेकिन जो पाकिस्तान का इस वक्त कॉम्प्लेक्स एंड टॉप इशू है वो टेररिज्म है। तो तुर्की क्या हेल्प कर सकता है इन काउंटरिंग टेररिज्म? टर्की के पास डिफेंस टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, इस हवाले से कुछ बताइए। देखिए मतीन साहब, हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिफेंस इक्विपमेंट, क्योंकि जी। अमेरिका यूरोप से हमारे ऊपर नहीं पाबंदी मिल है रहा। या हम अफोर्ड नहीं कर सकते। दो ही मुल्क हैं, चाइना और टर्की। रिसेंटली आपको याद होगा पाकिस्तान टर्की से हेलीकॉप्टर्स लेना चाह रहा था, लेकिन उसके लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन चाहिए थी, बिल्कुल। जो कि अमेरिकन ने करनी थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। सो जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पिछले 50 साल से हमें जो फेवर अभी तक आई है वो तो चाइना की तरफ से है। तो पाकिस्तान ने रिसेंटली भी कुछ इनसे शिप्स लिए हैं, और आपको पता है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी यहाँ पे आए थे। तो उस हवाले से चीजें तो हैं, लेकिन काउंटर टेररिज्म के अलावा हमें लार्जर जो हमारा सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, जिस तरह इंडिया जो है उसको खित्ते में हर मुल्क जो है वो वेपन सप्लाई कर रहा है, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान और तुर्की के पास ये ऑप्शन है कि हम जिसे कहते हैं ना कोलैबोरेशन कर सकें। जिस तरह हमने चाइना के साथ मिलकर JF-17 थंडर पे काम किया, पाकिस्तान और टर्की को मिलकर ये ज्वाइंट मिलिट्री जो प्रोडक्शन है वो करनी चाहिए, ताकि हमारी जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी हो इन टर्म्स ऑफ वेपन्स प्रोक्योरमेंट, और ताकि हम वो जो डिपेंडेंस है जो हम हर वक्त देखते हैं यूरोप और अमेरिका के ऊपर, वो हमारी हमेशा के ऊपर खत्म हो, और हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है जो कि अगले कुछ सालों तक रिसोर्सेज नहीं रहेंगे। तो इसलिए टर्की हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम टर्की के साथ जॉइंट वेंचर्स करें, और वो जॉइंट वेंचर्स डिफेंस सेक्टर में करें, ताकि हम टेक्नोलॉजी भी शेयर कर सकें इनके साथ, अपनी जो कैपेबिलिटीज भी शेयर कर सकें जो हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखी हैं, और इनसे भी लर्न कर सकें, और हम अपनी वो इंडिपेंडेंस मेंटेन कर सकें। सो इस चीज में मुझे लगता है कि काफी ज्यादा स्पेस और काम किया जा सकता है, और ये फ्रेंडली मुल्क होने की वजह से हमें बहुत कुछ फेवर्स भी देंगे। अब्दुल शकूर रहीम साहब, आपने अफगानिस्तान के ऊपर बहुत काम किया, और ये बताइए जी, अपना शफीक साहब आप कुछ कह रहे हैं? मैं कुछ ऐड करना चाह रहा था। जिस तरह इन्होंने कहा ना डॉक्टर साहब ने, चीमा साहब ने, ऑलरेडी पाकिस्तान और तुर्की जो है वो मुख्तलिफ जॉइंट वेंचर्स कर रहा है डिफेंस के शोबे में, खसूसन जो नेवल शिप्स हैं। 2 नेवल शिप्स यहाँ पे बन रही है और एक नेवल शिप जो है वो पाकिस्तान में बनने जा रही है। तो नेवी का जो ताल्लुक है पाकिस्तान और तुर्की का वो बहुत स्ट्रांग है, वो गहरा है, और ऑलरेडी वो कोलैबोरेट कर भी रहे हैं। तो फर्दर कोलैबोरेशन की डेफिनेटली जरूरत है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फर्दर और उसमें भी होगा। जी अब्दुल शकूर रहीम साहब, अफगानिस्तान के ऊपर तुर्की का क्या रोल है? पाकिस्तान को इस वक्त जो सबसे बड़ा दहशतगर्दी का चैलेंज है वो यही है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। एक इस्तांबुल प्रोसेस चला था, फिर उसके बाद वो डेड हो गया। अभी अफगान तालिबान जो हैं वो हमें कह रहे हैं कि तालिबान से बातचीत करें, पाकिस्तान कह रहा है जी तालिबान को सरेंडर करना होगा। तो टर्किया इस मसले में, अफगानिस्तान में जो इस वक्त दहशत गर्दी है, इसको ख़त्म कराने में क्या तालिबान के ऊपर कोई असर और रसूख है उनका? फतीह साहब, आपके पास बड़े बड़े तजियाकार बैठे हुए हैं, लेकिन मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से आगे बढ़ने से पहले एक बड़े बात तजियाकार चाहूंगा। हाँ। मैं वो बात ये जरूर करना चाहूंगा कि देखिए, हम बातें जितनी भी हम रोजी कर लें डिफेंस के हवाले से, सिंपल इज दैट के कप ऑफ टी एंड बिजनेस इज बिजनेस। भाई शायद सब अपनी जगह पे होता है, लेकिन वो चाइना को शायद हमारी जरूरत है, किसी वजह से मजबूर है, तो हमारे साथ कोई थोड़ा बहुत मेहरबानी करते हैं। अदरवाइज हर जगह पे आपको पैसा चाहिए, और हमारे मुल्क की जो इस वक्त हालत है पैसे के एतबार से, वो आपको पता है।
अब कोई मैं यहाँ शक पे नहीं बैठ के इसमें। आपको कोई ऐसी पिक्चर दिखाना शुरू कर दूं तो अच्छा नहीं होगा। लिहाजा सबसे पहले अगर आपके पास पैसे होंगे खुले तो सारे आपको माल बेचने के लिए तैयार होते हैं। रोकड़ा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ वेरी गुड। कमिंग बैक टू योर पॉइंट अबाउट अफगानिस्तान एंड अफगानिस्तान, टेररिज्म। वहां पे मैं आप वो बिल्कुल और उसके अटके भी देखिए, अफगानिस्तान के साथ इनकी कोई एथनिक भी थोड़े से ताल्लुकात हैं। वहां पे एक लार्ज जी पॉपुलेशन जो है वो तुर्कमैन है, तो वो बड़ा इस चीज पे प्राइड है। और दूसरी बात यह है कि मैं एक चीज और कह रहा हूं, मैं खुद चूंकि अफगानिस्तान रह के आया एक यहाँ के इदारे की तरफ से, तो मैंने देखा कि पाकिस्तान के साथ साथ इनकी पाकिस्तान थोड़ा सा अपनी कुछ हालात की वजह से वहां मुतनाज़ा रहता है, और ये कोई मतलब ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन तुर्की की मैंने देखा अक्रॉस द बोर्ड बहुत ज्यादा वहां पे रिस्पेक्ट, इनको हाई स्टीम में लिया जाता है। ये वहां पे अपनी सॉफ्ट पावर जो है तुर्की की, उस पर हम अभी प्रोग्राम में टाइम नहीं है बात नहीं कर सकते। इनकी एनजीओ बहुत बड़े पैमाने पे काम करती हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, और उसमें अफगानिस्तान भी इनका टारगेट एरिया है। तो बहुत सारी उनकी जो लीडरशिप है वो इस वक्त वहां से जब तालिबान आए हैं तो वो जी सारे आके यहाँ रह रहे हैं। शायद किसी से चीमा साहब ने मुलाकात भी की हो, वो यहाँ मोस्टली इस्तांबुल में और अंकारा में और दाएं बाएं जो है वो रह रहे हैं। जी और यकीनन तुर्की का एक बड़ा इन्फ्लुएंस है उस हवाले से, चूंकि इट सिट्स बॉर्डर विद ईरान एज वेल, तो बड़ी मतलब इम्पोर्टेंट है। बट अगेन, और जो काउंटर टेररिज्म की बात है वो आई थिंक के पाकिस्तान इनके साथ ऑलरेडी कोलैबोरेट कर रहा है। एंड पाकिस्तान की अपनी जो काफी इसके अंदर एक्सपर्टीज है ओवर द ईयर जो हमने वहां से ली, अफगानिस्तान से, बॉर्डर एरिया से, अपने ट्राइबल एरिया से, और इनको भी इसी तरह की सिचुएशन का जो इनके कुछ इलाके हैं वहां पे सामना इस वक्त भी इनकी काउंटर टेररिज्म ऑफेंसिव जो है वो इवन के विद इन सीरियन बॉर्डर जो है वो चल रहा वो है। चल रहा तो है। आप ये कह सकते हैं कि उस मामले में काफी क्लोज कॉपरेशन करके तो बेनिफिट दोनों कंट्रीज कर सकती हैं और कर रही हैं ऑलरेडी। जी नाज़रीन, बिल्कुल तुर्की के सदर की जो तीसरी टर्म है इसमें इन्हें यकीनी तौर पे खारजा पॉलिसी के ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, ख़ास तौर पर वेस्ट की जानिब से जो चैलेंजेस हैं, जो मुखालफत है मुख्तलिफ स्ट्रेटिजिक इशूज़ के ऊपर, और सबसे बढ़ के इस्लामी दुनिया के अंदर तुर्की का एक नया रोल इस टर्म के अंदर हमें देखने को मिलेगा। अब्दुल शकूर रहीम साहब, आपने ख़ास तौर पर वीकेंड पर इस्तांबुल से हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर कमर अब्बास चीमा साहब, आपने ख़ास तौर पर इस्तांबुल से हमें ज्वाइन किया। और इंतहाई सीनियर तज्ज़ियाकार शफीक अहमद साहब ने भी वीकेंड पर अंकारा से हमें ज्वाइन किया। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम जी वर्ल्ड की टीम को अगली इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।